Assalamu alaikum everyone. Welcome to the first episode of our brand new series Beyond Textbook, presented by Tabani's Academy. This is your host बिस्मा रेहान और आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो ना सिर्फ मेरे टीचर बल्कि मेरे लिए रोल मॉडल और मेरे मेंटोर भी हैं. So without any further delay, I would like to introduce Sir Hamad Sarwar. अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम कैसे वालेकुम बिस्मा, कैसे हैं आप? ठीक है. हैं? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह. सर, स्टार्टिंग विद योर अर्ली लाइफ, आपकी स्कूलिंग किधर हुई और फ्रॉम बीइंग एन ACCA स्टूडेंट टू बिकमिंग एन ACCA टीचर, आपकी क्या जर्नी रही और क्या चैलेंजेस आपने फेस किया? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, मैंने अपनी मेट्रिकुलेशन की फ्रॉम CAA मॉडल स्कूल, कुलसूम भाई वली का KBV के नाम से. CAA मॉडल स्कूल नंबर 1 के 4 ब्रांचेज हैं. इसमें नंबर 1 जो है उस वहाँ से मैंने जो है वो अपना मेट्रिकुलेशन किया है. आफ्टर दैट एक्चुअली ACCA करना, टीचिंग करना, दैट वाज नॉट द प्लान इनिशियली. मेरा ऑब्जेक्टिव शुरू में इंजीनियरिंग साइड पे जाने का था. जैसे आप देख रहे हैं हमारे माशरे में होता है ट्रेडिशनल, जो लोग जो है वो रोड मैप फॉलो करते हैं, उसमें सबको डॉक्टर्स बनना होता है या इंजीनियर बनना होता है. तो मैं भी एक इंजीनियरिंग का NED का कैंडिडेट अपने आप को अज्यूम करता था. तो मैंने इंटरमीडिएट जो है वो फिर इंजीनियरिंग स्टार्ट की फ्रॉम द नेशनल कॉलेज. देन आफ्टर बिकमिंग इंटरमीडिएट, देन आई डिसाइडेड टू एक्सप्लोर कि क्या ऑप्शंस मौजूद हैं. देन मुझे मुख्तलिफ लोगों से गाइडेंस मिली. फिर मुझे अकाउंटेंसी प्रोफेशन के बारे में पता चला. फिर मुझे ऐसे ऐसे स्कोप के बारे में पता चला. फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आपको पता है, एक बहुत पुराना ब्रांड नेम है पाकिस्तान का. वहाँ पे जो है ना वो थोड़ी सी मैंने रिसर्च की, लेकिन उसका जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 6 इयर्स का है. तो मैं 6 इयर्स तक जो है ना वो वेट नहीं कर सकता था. मुझे जल्द से जल्द जो है ना वो अपने आप को इस पोजीशन में लाना था कि मैं कुछ अर्न भी कर सकूं. तो देन मुझे वन ऑफ माय ट्यूटर सर सफदर मिठानी, जो कि मेरे रोल मॉडल भी थे और अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने जो है वो मुझे गाइड किया अबाउट ACCA क्वालिफिकेशन. इनफैक्ट तो उन्होंने वो ही एट दैट टाइम ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज एन ACCA. तो उन्होंने मुझे ज़्यादा बेहतर तरीके से कंपैरिजन बताया. एंड देन फाइनली आई हैव डिसाइडेड कि भाई मुझे ACCA करना चाहिए. फिर ACCA जब मैंने लेवल 1 अपना कंप्लीट किया, लेवल 1 के बाद TSA ने जो है ना वो मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की. सर सफदर मिठानी जो कि मेरे ट्यूटर हैं उन्होंने ही मुझे जो है ना वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की टू वर्क हेयर एज अ टीचिंग असिस्टेंट. देन टीचिंग असिस्टेंट से काम करते 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 मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे लोगों की हेल्प करने में बहुत ज़्यादा जो है ना आप कह सकते हैं कि सेटिस्फैक्शन मिलती है. बच्चों की मदद हेल्प करने से, बच्चों को गाइडेंस देने से. और आपको नज़र आता है कि यार एक बच्चा जो कि बहुत ही ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था कि जो फैमिली स्ट्रगल करी थी, उसके बाद वो एक बच्चा जो है वो आगे खड़ा होकर उसने अपनी पूरी फैमिली को जो है ना वो सपोर्ट करना शुरू कर दिया. और ये मेरे लिए जो है ना सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर होने लग गया इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर. तो फिर मैंने जो है ना वो जब AC से क्वालिफाई किया, फिर कुछ अरसे जो है ना वो इंडस्ट्री में काम किया. देन आई हैव फाइनली डिसाइडेड कि मैं इस जो है वो टीचिंग को अपना फुल टाइम प्रोफेशन के तौर पे रखूँ. तो फिर मैं जो है वो टीचिंग में फुली जो है वो इन्वॉल्व हो गया. सर, मैंने भी आपसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही पढ़ा है, तो आप ज़्यादातर यही वाले सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले. तो इसमें ऐसी क्या आपको इंस्पिरेशन मिलती है या इसमें आपको क्या इतना मज़ा देखिए, आता है पढ़ाने में? अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग, ये सब्जेक्ट्स डे 1 से जब मैंने खुद पढ़ना शुरू किए, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कि जब मैंने FA1 MA1 स्टार्ट किया तो मुझे कभी भी MA1 अच्छा नहीं लगा. मुझे ऑलवेज जो है वो FA1 में मेरा इंटरेस्ट जो है ना वो डेवलप होता था. फिर FA2 में हुआ, MA2 फिर मुझे अच्छा नहीं लगने लगा. फिर मैंने F3, हालांकि ऑल दो मेरे मार्क्स सब में अच्छे थे, लेकिन एक होता है कि एक सब्जेक्ट आपके साथ कनेक्ट हो जाता है, एक सब्जेक्ट आपको अच्छा लगने लग जाता है, उसमें आप थोड़ी ज़्यादा नॉलेज भी जो है ना वो एक्सप्लोर करते हैं, आप थोड़ा ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं. एक सब्जेक्ट होता है कि जो आप सिर्फ गुजारे के लिए जो है ना वो चला रहे होते हैं, कि पढ़ रहे होते हैं कि बस ये हो जाए किसी तरह. तो मुझे लगा कि मुझे जो है ना वो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और मुझे किसी को समझाना भी आसान है मेरे लिए कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट अकाउंटिंग. फिर वहाँ से, क्योंकि आपको पता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ही जब हम एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं तो इसको ऑडिटिंग कहते हैं. तो मुझे इसको नज़र आया कि प्रॉपर कनेक्शन है रिपोर्टिंग का, ऑडिटिंग का, कि जो मैं IFRS पढ़ा रहा हूँ उसी को ऑडिटर आके वेरीफाई कर रहा है, उसी को ऑडिटर आके एग्जामिन कर रहा है, उसी को आके चेक कर रहा है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अपना ओपिनियन ऑडिटर दे रहा होता है.
तो मुझे लगा कि ये दोनों कनेक्टेड हैं। तो फिर मैंने जो है वो इनिशियली मैं पेपर्स जो पढ़ाता था टीएसए के अंदर, उसमें F7 था, F8 का था, ये शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता। F8 था, फिर मैंने SBR जो आप पहले P2 उसका नाम था वो पढ़ाता था, फिर P7 ट्रिपल ए का जो पेपर है वो सारे पेपर्स मैं पढ़ाता था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो इन 2 सब्जेक्ट से अटैच हूँ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के साथ। सर आप टीचिंग तो करते ही हैं, टीचिंग के अलावा कभी आपने ऐसे सोचा कि, क्योंकि अभी तो सब यही सोच रहे हैं कि एसी से करो और बाहर जाओ, तो एक रूट बना हुआ है ये एसी से, आपने बाहर जाने का क्यों नहीं सोचा? आप बाहर क्यों? अच्छा, मैं आपको अगर बिल्कुल अपना पर्सनल बताऊं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो भी माशाल्लाह बाहर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो मैं जो है वो पैसों से ज़्यादा कुछ दूसरी चीज़ों को बहुत वैल्यू करता हूँ, जिसके अंदर आपके अपना मुल्क की जो एक वैल्यू है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से नफ़रत करते हैं, लेकिन मुझे पाकिस्तान से कुछ एक अटैचमेंट है। मेरा दिल नहीं मानता, मैंने बहुत ट्रैवलिंग की है बाहर, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि मैं बाहर किसी मुल्क में जाके सेटल डाउन हो जाऊँ। तो मैं इन शुरू से ही जो ना मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं घूमूंगा पूरी दुनिया इंशाल्लाह। मेरा ये दैट वाज माय वन ऑफ माय प्लान कि मैं पूरा दुनिया जो है वो इंशाल्लाह घूमूंगा, एक्सप्लोर करूंगा। लेकिन बेस जो है ना वो आपके मुल्क में ही होना चाहिए, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में बहुत सारी जगह हैं, जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल कराची अच्छा नहीं लगता तो आप लाहौर शिफ्ट हो जाएं, लाहौर शिफ्ट नहीं अच्छा लगता आपको इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल हैं, लाइक सिक्योरिटी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे पास लोगों को सिक्योरिटी का होता है, तो सिक्योरिटी वाली भी बहुत सारी जगहें मौजूद हैं, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाली भी बहुत सारी जगह मौजूद हैं जहाँ पे आप रह सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो मैं थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्ट फील करता हूँ, इस वजह से मैंने जो है वो प्लान नहीं किया। फिर बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि बाहर चले जाते हैं, लेकिन वो अपने अपनों से जो बहुत दूर हो जाते हैं। अब बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं, अब वो कोई खुशी का इवेंट भी हो सकता है, या कोई वो ऐसा कोई बैड इवेंट भी ऐसे हो सकता है, जैसे किसी का इंतकाल हो गया, खुदा ना खासा कोई ऐसी चीज़ हो गई। तो जो अमेरिका से मैं रहता है, जो कनाडा में रहता है, वो इवन आ भी नहीं सकते। वो बेचारे अपने प्यारों को दफनाते हुए भी जो है ना वो व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक के ऊपर या इधर कोई लाइव सेशन से देख रहे होते हैं। वो मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ों की भी एक वैल्यू होती है। आप रोज़ाना अपने पेरेंट्स को देख लें, आप रोज़ाना अपनी फैमिली के लोगों से मिल लें, बात कर लें, मतलब ये सारी चीज़ों की भी एक अपनी वैल्यू होती है, जो बहुत सारे लोग जो है ना, तो मुझे लगता है बाहर जाके बंदा आइसोलेट हो जाता है। या तो आपका पूरा ख़ानदान ही बाहर रहता हो तो आपके लिए बेहतर है कि आप भी बाहर चले जाएं। लेकिन अगर आप अकेले जाके बाहर रह रहे हैं यूएस में, और वहाँ की जो लाइफ है वो यहाँ से तो बहुत अच्छी लगती है, जो मुझे ऐसा फीडबैक लोगों से मिला है। लेकिन जो वहाँ पे रहता है उसको पता होता है कि वहाँ की लाइफ में भी चैलेंजेस हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे रहने वालों की लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे भी इश्यूज़ हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे सोशल इश्यूज़ हैं, जिसको सिर्फ पैसे से अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो खैर आपको अट्रैक्टिव लगेगा बिकॉज ऑफ द करेंसी डिफरेंस। लेकिन अगर आप अदर चीज़ों को वैल्यू करेंगे तो आपको लगेगा कि पाकिस्तान में रहना चाहिए। सर अपार्ट फ्रॉम टीचिंग आपकी ऐसी क्या और इन्वॉल्वमेंट हैं अलग अलग जगह पे? अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कि मैं एक अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फर्म के साथ भी कनेक्टेड हूँ ओह। एज अ पार्टनर। उसके अलावा मैं एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी के अंदर एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे भी काम करता हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होता हूँ उनके। इसी तरीके से हमारा कुछ रियल स्टेट का भी थोड़ा बहुत काम है। और इसके अलावा ये टीचिंग प्रोफेशन जो है वो इसके अंदर भी है। और फिर टीएसए के अंदर भी मेरा टीचिंग से ज़्यादा जो है वो जो मैनेजमेंट साइड पर रोल है वो ज़्यादा है। सर जब आप पढ़ाते हैं बच्चों को, आपकी क्लास में ऐसे बहुत सारे आपके सामने जर्नीज़ रही होंगी अलग अलग स्टूडेंट्स की, तो कोई ऐसी जर्नी आप हमारे साथ शेयर करें जो बिल्कुल ही बच्चा ना पढ़ने में नकारा था और वो फिर आगे जाके उसने काफ़ी कुछ अचीव किया? ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बताऊं, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। मैं समझता हूं कि हर बच्चा जो है ना उसको थोड़ी सी अटेंशन की, उसको थोड़ी सी डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। हर बच्चे में पोटेंशियल होता है, अगर वो खुद चाहता है अंदर से, अगर वो खुद चाहता है तो हर स्टूडेंट जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है, हर बंदा सक्सेसफुल हो सकता है अगर वो खुद इंटरनली चाहे, उसको कोई साथ साथ गाइडेंस देता रहे। तो मैं अपने एक फ्रेंड की आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे मेरे साथ मेरे दोस्त थे, उनका इंटरमीडिएट में जो है वो सप्लीमेंट्री थी इंटरमीडिएट के अंदर। सो एट दैट टाइम बहुत ख़ानदान के जो लोग थे उनके, आपको पता है ख़ानदान के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं कि यार इसको यहाँ लगा दो, इसको वहाँ लगा दो, ये कर दो। देन
ACCA के अंदर एक बेनिफिट ये है कि आप जब स्टार्टअप लेते हैं तो स्टार्टिंग करने के लिए कोई प्रायर क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उन्होंने मेरे साथ FD स्टार्ट किया। FD करने के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने FD से फिर ACCA स्किल मॉड्यूल किया, प्रोफेशनल मॉड्यूल किया। अब वो स्टूडेंट जो कि D ग्रेड स्टूडेंट था इंटरमीडिएट के अंदर, जिसकी सप्लीमेंट्री थी, जिसको खानदान वाले कह रहे थे बिल्कुल, उसने माशाल्लाह ACCA कर लिया। फिर ACCA करने के बाद उसने MBA फाइनेंस किया फ्रॉम KU। देन उसने CA कर लिया आर्टिकल्स करने के बाद। आर्टिकल्स करने के बाद CA कर लिया माशाल्लाह। अब वो एक जो है वो एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था और रिसेंटली जो है वो अभी मूव हो गया है USA। और USA के अंदर इंशाल्लाह उसका प्लान है CPA करने का। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपका मैट्रिक में कोई परसेंटेज आपकी ख़राब है या इंटरमीडिएट में परसेंटेज ख़राब है तो आप जो है, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे सर सफदर मिठानी की एग्जांपल देता हूँ, जो मेरे मेंटोर है और जिनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो उनकी एग्जांपल लगा रहा हूँ, तो उनके इंटरमीडिएट में D ग्रेड था। इंटरमीडिएट में D ग्रेड था और उस वक्त उनके कुछ अब फैमिली इशूज़ थे जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं सके थे। इंटरमीडिएट में ग्रेड, देन ही स्टार्टेड BCom, ग्रेजुएशन इन्होंने की कॉमर्स के अंदर। ये करने के बाद देन इन्होंने स्टार्ट किया जो है वो CA के साथ साथ उन्होंने ICA में किया। मैं समझता हूँ शायद पाकिस्तान में वो एक वाहिद आदमी है जिन्होंने ACCA CA और ICA में एक साथ किया। तो मॉर्निंग में वो CA करते थे, इवनिंग में वो ICA के कोर्सेज उन्होंने अटेंड किए। और आज अगर मैं उनकी आपको क्वालिफ़िकेशंस गिनवाऊँ और आपको कभी उनसे मुलाकात करके भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो कोई बहुत बड़ी एज के हैं। उनकी कोई इतनी ख़ास एज ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं आपको अगर उनकी क्वालिफ़िकेशन बताऊँ कि उन्होंने CA किया हुआ है, ICMAP किया हुआ है, ACCA किया हुआ है, CISA किया हुआ है, CIMA किया हुआ है, CPA किया हुआ है और MSc किया हुआ है इन कंप्यूटर साइंसेस और MA इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है। और इनमें कुछ जगहों पे वो गोल्ड मेडल भी उन्होंने लिया हुआ है। और अभी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जो है वो PhD उन्होंने अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है। तो मतलब अगर आप देखें तो ऐसी बहुत सारी जर्नीज हैं स्टूडेंट्स की, जो कि एक सप्लीमेंट्री का स्टूडेंट जो है वो अगर मेहनत करता है तो वो मेहनत से, हार्ड वर्क से आप कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हैं अगर आप खुद चाहते हैं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके मेंटोर्स का, आपको गाइड करने वाले लोग। जितना ज़्यादा आप लोगों को गाइड करते हैं अच्छे से, आप लोग बहुत सारे लोगों की पूरी पूरी ज़िंदगियाँ जो है ना वो बदल जाती हैं। सर कुछ ऐसे भी मेरे सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत लॉन्ग आवर्स इन्वेस्ट करते हैं स्टडीज़ में, लेकिन उनका आउटकम वैसे नहीं आ पाता। मतलब अगर वो पूरी पूरी किट्स और पूरी पूरी बुक भी पढ़ रहे हैं ना, तो वो उस तरीके का स्कोर नहीं कर पा रहे या फिर उनका अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट हो जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या एडवाइस देंगे? देखिए, मेरा जो पर्सनल लोगों को एडवाइस है ना, उसमें सबसे पहले एक स्टूडेंट को जो ना अपने माइंड पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। माइंड पे कंट्रोल होने का मतलब ये होता है कि डिस्ट्रैक्शंस जो है ना वो होती हैं आपकी लाइफ में डिफरेंट तरीके की। और आपका जो माइंड है ना, उस पर अगर डिस्ट्रैक्शंस आ रही होती हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर, तो वो माइंड आपका डाइवर्ट हो जाता है। और जब माइंड आपका डाइवर्ट हो जाता है तो आपके माइंड की कैपेसिटी बहुत कम रह जाती है कि वो पढ़ाई पे तवज्जो दे। क्योंकि आपका इट्स लाइक अ स्टोरेज डिवाइस, कि आपकी डिवाइस ही फुल हुई हुई है। तो अगर आपका मोबाइल भी अगर आप उठा के देख लें, उसमें फुल कर दें आप उसकी मेमोरी, तो वो हैंग होना शुरू हो जाएगी। तो वो बच्चों की जो इस तरह की पोजीशन होती है, वो बेसिकली उनकी मेमोरी हैंग हुई हुई होती है। मैं ये उनको समझाता हूँ, जब मेरे पास कभी कोई बच्चा काउंसलिंग करने आता है तो फिर मैं जब उनको इवैल्यूएट करवाता हूँ तो फिर पता चलता है कि बहुत सारे नॉन इश्यूज़ हैं जिनको उन्होंने इशू बनाया हुआ अपनी ज़िंदगी में। किसी ने कुछ बोल दिया, अब आप जो है ना अपने दिमाग पे जो है ना वो किया हुआ है। और मतलब कुछ बच्चों का सिर्फ इतना कंपैरिजन होता है कि मेरी क्लास के सारे बच्चे आगे निकल के मैं पीछे रह गया। तो ठीक है, अगर पीछे निकल रह गए तो मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप, लेकिन आप सिर्फ 24 घंटे अगर ये सोचते रह जाओगे मैं पीछे रह गया, तो आप और पीछे रह जाओगे। कुछ लोग जो है ना वो सेंसिटिव होते हैं, उनको घर वाले कंपैरिजन जब कर देते हैं कि वो खाला का बेटा ये कर चुका है और तुम अभी तक ये भी नहीं कर चुके, तो वो बच्चे वहाँ से जो है ना डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बच्चे, आजकल की जो बच्चे हैं ना वो बहुत सेंसिटिव हैं। समटाइम्स माँ बाप भी नहीं सोचते, समटाइम्स कोई कंपैरिजन करने वाला भी नहीं सोचता कि इसके दिल पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इस चीज़ का, जो मैं बोल के चला जाऊँगा। अच्छा, मैं बोल के चला भी गया, मुझे पता भी नहीं है, वो एक हफ्ते तक जो ना वो बच्चा वो पड़ा हुआ है और वो जो ना डे बाय डे अंदर से डिप्रेस होता जा रहा है। और ये आप देखें तो आपको बच्चे जो ना वो अक्सर नज़र आएंगे, बहुत यंग एज में बच्चे मेडिसिन लेते हुए नज़र आएंगे, जो एनजाइटी की, डिप्रेशन की सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस जो है ना वो जा रहा है,
और वो नॉन इश्यूज़ को अपने जो ना वो दिमाग में बिठा के बैठे हैं। अब वो कोई उनके कोई सोशल इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई डोमेस्टिक इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई फैमिली इश्यूज़ होते हैं लोगों के, और मतलब पेरेंट्स से रिलेटेड मामला होते हैं, फैमिली के हालात होते हैं। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, उसको बच्चे बहुत ज़्यादा सर पे सवार कर लेते हैं, और उसकी वजह से जो है वो पढ़ाई पे जो ना उनकी तवज्जो नहीं बन पाती। अब आप वो एक पर्टिकुलर दिमाग में आपकी कोई चीज़ चल रही है, तो आप किताब लेके 10 घंटे भी बैठे रहोगे तो आपको लगेगा कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने। फिर लोगों की पढ़ने की अप्रोच बड़ी मैटर करती है कि कौन कैसे पढ़ता है। तो अगर आप बच्चों को चाहिए कि अगर अगर फॉर एग्जांपल जो मैं बातें कर रहा हूँ ऐसी कोई बात नहीं है, एक बच्चा कह रहा है ऐसी कोई मसला नहीं है मेरे साथ, फैमिलीज़ में भी कोई मसला नहीं है, मेरा दिमाग बिल्कुल क्लैरिटी में है, सब कुछ है, तो फिर शायद उसकी पढ़ने की अप्रोच सही नहीं है। तो वो पढ़ने की अपनी अप्रोच जो है ना, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अच्छे स्टूडेंट हैं, उनसे वो पढ़ने की अप्रोच में वो कैसे पढ़ते हैं, या अपने ट्यूटर्स को जाके बताएं कि सर ये मेरी पढ़ने की अप्रोच है, इज़ इट राइट और रॉन्ग, और मैं अगर चेंज करूँ तो अपनी पढ़ने की अप्रोच कैसे चेंज करूँ। और फिर अपनी ज़िंदगी में मॉकिंग ज़्यादा लेके आएँ। जितना ज़्यादा आप अपने आप को एग्जामिनेशन प्रोसेस से गुजारोगे ना, उतना ज़्यादा आपका दिमाग ट्रेन होगा। तो ये एक बहुत बड़ा मसला होता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने आप को चेक ही नहीं करते। अपने आप को चेक ही नहीं करते। जब आप अपने आप को चेक ही नहीं करोगे, अपने आप की मॉक, और वो कैसे पता चलेगा, मॉक के थ्रू, टेस्टिंग के थ्रू। तो आपको जब इवैल्यूएट ही नहीं होगे तो आपको पता कैसे चलेगा, उस सिस्टम से गुजरोगे नहीं। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि मैं आपको बुक के ऊपर खोल के पढ़ाता रहूँ कि स्विमिंग ऐसी होती है, स्विमिंग ऐसी होती है, स्विमिंग ऐसी होती है, स्विमिंग में ये करना होता है, लेकिन जब तक आप खुद स्विमिंग पूल में उतरोगे नहीं, समंदर में उतर के खुद स्विमिंग नहीं करोगे उसके एक्सपीरियंस से, तो आपको पता कैसे चलेगा मैंने कितनी सीख ली है। तो बच्चे जो है ना वो पढ़ रहे होते हैं, किताब से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन आप जो बोले ना टेस्ट है, टेस्ट वाले दिन जो है ना वो कोशिश करते हैं कि ना तो बीमार हो जाएंगे, या वो कोशिश करेंगे किसी तरह भाग जाए वहाँ से, उस टेस्ट से बच जाए, आज टेस्ट ना हो। हालांकि वो जो टेस्ट देना उनको जो रियलाइज़ करवाता कि तुम कहाँ खड़े हो, तुम्हारी आपकी पोजीशन एनालिसिस बच्चों को नहीं हो पाता। प्रैक्टिस का पार्ट होता और है एज अ रिजल्ट येस, और फिर कुछ बच्चे क्या होता है, बच्चों का स्टेमिना बहुत मैटर करता है कि 3 आवर्स का आपका कंप्यूटर्स के सामने, क्योंकि ACCA के जो पेपर्स हैं वो सारे कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, और कंप्यूटर पे कंटिन्यूसली स्क्रीन पे अपना दिमाग रखना और दिमाग चलते रहना ये आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको अपना एक प्रॉपर जो है ना वो 3 आवर्स का स्टेमिना मेंटेन करना पड़ता है। अब आप 2 घंटे 2 MCQs करते हो, फिर ब्रेक ले लेते हो, फिर 4-5 MCQs करते हो, ब्रेक ले लेते हो, तो आपका जो है ना वो उस तरह का स्टेमिना बिल्डअप नहीं होता। तो बहुत सारे बच्चों को टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आया था एग्जाम में, कि मैं कर रहा हूँ, टाइम चला ख़त्म हो गया। टाइम क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि आपका माइंड उस तरीके से चल ही नहीं रहा। तो आप अपने आप को जितना एग्ज़ाम प्रोसेस में गुजारोगे, जितना ज़्यादा आप ये करोगे, उतना ज़्यादा आपका माइंड ट्रेन होगा, और फिर आप देखिएगा इंशाल्लाह बहुत आसानी से जो है ना वो लोग कर सकते हैं। और देयर आर लॉट्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज इन ACCA, तो आपको नज़र आएंगी कि जो ऐसे बच्चे जो कि बहुत कमज़ोर थे, उन्होंने माशाल्लाह ACCA कंप्लीट कर लिया। सर जब आप क्लास में आते हैं तो जितने भी मैंने स्टूडेंट से सुना है सभी तारीफ़ कर रहे होते हैं कि हमें समझ आता है। आपके दिमाग में ऐसी क्या चीज़ होती है कि अपार्ट फ्रॉम ACCA टेक्निकल नॉलेज आपके स्टूडेंट्स आपसे क्या गेन करें क्लासरूम में बैठ के? देखिए, सबसे पहला तो मेरा ऑब्जेक्टिव जो होता है ना वो क्लास में जाके, एक तो ये होता है कि मैं कोई चीज़ सिखाऊं बच्चे को, कोई कोई नई चीज़ जो है ना वो मैं कोई मैसेज बच्चों को दे के जाऊँ, जिस चाहे वो पढ़ने की अप्रोच से रिलेटेड हो, चाहे वो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड हो, चाहे वो कुछ रिलीजियस कोई ना कोई मैसेज हो, जो क्लास में मैं कोशिश करता हूँ कि कोई ना कोई मैसेज दूँ। समटाइम मिस भी हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि मेरी कोशिश होती है कि क्लास में बच्चा बोर ना हो। ये दो जो है ना क्लास के अंदर मेरी कोशिश होती है। जब मैं क्लास में एंटर होता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि ऐसा ना हो कि बच्चा बोले हुए नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा आती भी होती होगी डेफिनेटली, क्योंकि इतना अच्छा AC चल रहा होता है और सारी बड़ा कंफर्टेबल होता है। लेकिन कोशिश मेरी होती है, मुझे ये बहुत बुरा लगता है कि अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और बच्चे जो है ना उनको नींद आ रही हो, या बच्चों को बहुत बोरिंग लग रहा हो कि यार बहुत बोरिंग चल रहा है, और ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ ये है कि बीइंग अ ट्यूटर और बीइंग अ इंडिविजुअल, मैं चाहता हूँ कि हमारी कौम में जो है ना वो एहसास पैदा हो। लोगों में एहसास जो है ना वो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है शायद ख़त्म हो गया है या नहीं है। किसी भी प्रोफेशन में आप जाके देखें तो सामने वाला जो है ना वो जो है ना वो उसमें एहसास ख़त्म हो गया है। वो सामने वाले को ट्रीट करता है एज अ कैश जनरेटिंग यूनिट, कि यार इससे पैसा निकला है किसी तरह। तो एहसास जो है ना लोगों में डेवलप होना चाहिए। कोई किसी की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह आप एजुकेशन में भी आप देखें तो लोग आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। 90s वाला 80s वालों की हेल्प कर सकता है, 80s वाला 70s वालों की हेल्प कर सकता है, और स्टूडेंट्स जो है ना वो आपस में एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। और बहुत सारी जगहों पे आप देखें, हम रोड पे भी जा रहे होते हैं कभी, तो कोई चीज़ अगर कोई जानवर है, कोई तड़प भी रहा है ना, तो लोग बराबर से गाड़ी निकाल के ले जाते हैं। लोगों में इतना एहसास नहीं होता कि साइड में एटलीस्ट उसको कर दें उस चीज़ को। अगर कोई बिल्ली है या कोई भी अगर उसको एक्सीडेंट हो गया है वो और वो तड़प रही है, तो लोग जो है ना उठा के साइड में नहीं करते
इस तरह की चीज़ों का जो एहसास है वो मैं समझता हूँ कि इंसान के अंदर एटलीस्ट बेसिक्स होने चाहिए, ताकि जो है ना, ये मैं चाहता हूँ कि मेरा मैसेज होता है स्टूडेंट्स को कि अपने अंदर जो है ना, और फिर अपने पेरेंट्स का, अब आप एहसास से अगर कनेक्ट करें तो अब अपने पेरेंट्स की एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आपको अंदाज़ा भी नहीं शायद होगा कि आपके पेरेंट्स ने आपको यहाँ तक पढ़ाने के लिए क्या एफर्ट्स पीछे किए हैं। अब उन्हीं मेहनत के पैसों का एहसास आपको करना चाहिए कि आपको उस पैसे की वैल्यू को जस्टिफाई करना चाहिए कि आप टाइमली पैसे से कर लें। अब इतने एक्सपेंसिव पेपर हैं, अगर अब कोई बच्चा फ्लंक होता है तो उसकी पेपर की फ़ीस डबल हो जाती है। तो अब अगर एक बच्चा एहसास करेगा तो वो अपने पेरेंट्स के पैसे को हलाल का समझेगा, अपने पेरेंट्स की मेहनत को समझेगा, तो वो टाइमली पेपर पास कर लेगा और फिर जल्द से जल्द अपने आप को आगे ले जाएगा। लेकिन अगर एक बच्चा एहसास नहीं करेगा तो वो पेरेंट्स बेचारे मेहनत से पैसे कमा कमा के दिए जा रहे हैं और वो बच्चा यहाँ फेल पे फेल होता जा रहा है और फिर वो अपने टाइम भी ज़ाया कर रहा है, अपनी एफर्ट भी ज़ाया कर रहा है। और इस चीज़ का एक ना एक दिन उसको पता तो चलेगा, अगर कोई बच्चा ऐसा कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं पता तो चलेगा ज़िंदगी में कि उसने गलती की है, लेकिन उस वक्त बहुत लेट हो चुका होगा। तो बेहतर है कि आज से इंसान अपने अंदर एहसास डेवलप करे। एक एहसास का जो एक वर्ड है ना, इसको अगर आप पकड़ लें तो बहुत सारी चीज़ों के साथ ये कनेक्टेड हो जाएगा। सर, आपने काफ़ी अच्छी बातें हमसे शेयर की आज। इमोशनल कोई बात। हाँ, काफ़ी इमोशनल बातें भी आपने शेयर की। तो कोई ऐसी बात जो आखिर में आप व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि जिसने आपको थ्रू आउट, एक कोई बात होती है जो मोटिवेटेड रखा होता है, जिसने कोई ऐसा शेर, कोई ऐसी बात जो आपके दिमाग में बैठी हुई हो? देखिए, अल्लामा इकबाल का एक शेर है, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने कुश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी भरी ज़रखेज़ है साकी। ये वाह वाह अल्लामा इकबाल का एक शेर है। मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं पाकिस्तान के फ्यूचर से रिलेटेड। इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर अच्छा होगा एक ना एक दिन, और हमारी यूथ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन हमारी यूथ को सोचना चाहिए कि सिर्फ बाहरी ज़िंदगी नहीं है, यहाँ भी ज़िंदगी हो सकती है और हम अपने मुल्क को बदलने के लिए कुछ कर सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू, मेरी अपनी एक ख्वाहिश है कि मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊं जिसके अंदर मैं एक अच्छा एम्प्लॉयर बन के दिखाऊँ दुनिया को। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी जगहों पे एम्प्लॉयर जो है ना, वो अपने एम्प्लॉई को वैल्यू नहीं देता, वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देता, या वो उसके लेवल का रेम्यूनरेशन नहीं देता जो उसको देना चाहिए, जो उसका हक बनता है। तो एक अच्छा एम्प्लॉयर, और फिर जिसके थ्रू मैं जॉब क्रिएशंस के ऊपर काम करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हज़ारों लोगों को जॉब्स मिलें और हमारे मुल्क में स्किल डेवलपमेंट पे काम हो। देखिए, हमारे मुल्क में स्किल डेवलपमेंट से मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर ड्राइवर की एग्जांपल लें तो अगर आप ड्राइवर ढूंढने चले जाएँ तो आपको कैसे पता चलेगा ये बंदा ड्राइवर है या नहीं है? उसका तरीक़ाकार ये है हमारे मुल्क में कि आप अपनी अच्छी सी गाड़ी उसको दें कि तुम चला के दिखाओ। अगर उसने नहीं ठोकी गाड़ी तो वो ड्राइवर अच्छा है, और अगर उसने सही चला ली गाड़ी तो फिर वो अच्छा ड्राइवर है। तो ये हमारे मुल्क में टेस्ट करने का तरीका है। तो वाई नॉट इसका कोई एक स्कूल होना चाहिए कि एक शॉर्ट कोर्स बंदे को हम करवा दें स्किल डेवलपमेंट के अंदर, जिसके अंदर एक सर्टिफाइड ड्राइवर बनाते हैं। सर्टिफाइड ड्राइवर जो होगा, और उसके में जो हेवी व्हीकल्स का भी ड्राइवर हो सकता है और फिर नॉर्मल जो व्हीकल्स है उसका भी ड्राइवर हो सकता है। ड्राइवर्स की पूरी दुनिया में डिमांड होती है, पूरी दुनिया में बहुत अच्छा पे करते हैं ड्राइवर्स को, लेकिन हमारे मुल्क पे लोग उस लेवल पे जा ही नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं होती। इसी तरीके से छोटे जो जॉब्स हैं, प्लम्बर्स हैं, और इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिशियंस हैं, इस तरह के बहुत सारे हम शॉर्ट कोर्सेज बना के उनको सर्टिफाई करके उनको सर्टिफिकेट दे सकते हैं, जिसकी वेरिफिकेशन गवर्नमेंट से भी हो सकती है कि हम अटेस्ट करवा सकते हैं गवर्नमेंट से उसको, और इस तरह करके हो सकता है। अब ये इसमें डेवलपर्स भी आ सकते हैं, इसके अंदर बुक कीपर्स को भी हम डेवलप कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। इसके अंदर हम जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर्स को लेके आ सकते हैं। मतलब बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर जो है ना वो हम काम कर सकते हैं। अब सेल्स है, अब सेल्स में लोग कैसे काम करते हैं, भाई सेल्स सीखनी है तो सेल्स सीखने की कोई जगह नहीं है हमारे मुल्क में कि मुझे सेल्स आने के। सेल्स आज अगर आप देखें तो आईटी कंपनीज़ में एक बहुत बड़ा रिसोर्स होता है सेल्स का, सही ना। छोटे से एग्जांपल देता हूँ, एक गूगल पीपीसी के नाम से जो है ना वो पेपर क्लिक की एक आर्ट होता है गूगल का, जिसके अंदर जो है ना वो गूगल के थ्रू मार्केटिंग करते हैं। इस तरह सीखने का कोई हमारे मुल्क में कोई प्रॉपर जो है ना कोई इंस्टीट्यूट मौजूद नहीं है जिसके अंदर मैं जाऊँ और मैं पीपीसी एक्सपर्ट बन जाऊँ। इस तरह डिजिटल मार्केटिंग वगैरह में भी बहुत सारी जगहों पे शायद बुकिश नॉलेज ज़्यादा दी जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकली लोगों को जो है ना ट्रेन करके एक बंदा, ट्रेन बंदा जो है ना, तो स्किल डेवलपमेंट पे मुझे लगता है कि हमें काम करने की ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इंशाल्लाह काम करूँ इस पे स्किल डेवलपमेंट के अंदर इन द फ्यूचर। बाकी यूथ को जो है ना मैं सिर्फ एक बात बोलूँगा कि आप शॉर्टकट से बचें और मेहनत करें, और अपने साथ अपना कोई ना कोई रोल मॉडल, कोई ना कोई मेंटोर ज़रूर रखें जो आपको रेगुलर बेसिस पे गाइड करता रहे।
अपनी इधर उधर की सुनी सुनाई बातों पे ना चलें। शॉर्टकट्स के चक्कर में आप देखें हज़ारों लाखों बच्चों ने बिटकॉइंस में इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में पैसा डुबा दिया अपने पेरेंट्स का। तो शॉर्टकट में जल्द से जल्द अमीर होने के चक्कर में हमारे मुल्क में जो है ना एक थोड़ा सा ये ट्रेंड चलता है। तो एक मेहनत करें राइट डायरेक्शन में और अपने मेंटोर्स को सिलेक्ट करें, वो आपको मेंटोर आपको हेल्प करेंगे और आप देखिएगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप, टाइम थोड़ा सा लगता है लेकिन एक दफ़ा आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर सक्सेस आपकी जो है ना वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ चले जाती है। इवन ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि डिग्री नहीं करो और स्किल्स की तरफ आ जाओ खाली। बेसिक बेसिक क्वालिफिकेशन मैं समझता हूँ कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर किसी स्पेशलाइज इंडस्ट्री में जाना है तो अगर आप उसका कोर्स करना चाह रहे हैं तो मिनिमम ग्रेजुएशन तो आपके पास होनी चाहिए। आपकी एक बेसिक आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि मैं मैट्रिक का बच्चा हूँ बिल्कुल ही और मैंने जो है ना वो कर लिया उसमें भी आजकल लोग ऐसे हैं काम करें लेकिन वो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे आगे जाके लॉन्ग टर्म में। तो मिनिमम आपके पास ग्रेजुएशन अपनी फील्ड की हो और उसके साथ साथ आप जो है ना वो कोर्सेज करके करें, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। थैंक यू सर, आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। That's it for today's podcast. Thank you for watching. We'll see you in the next one.